यद्यपि मैंने वो दुआ कहीं सुनाया नहीं, पर आज बोल देता हूँ माफ़ी के साथ। मुझे खुद अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने कहीं सुनाया नहीं, लेकिन आज बोल देता हूँ। ब्राह्मण भला न वैश्या इनमें भला न कोई, और कोई कोई वैश्या तो भली ब्राह्मण भला न कोई। दोस्तों, आज बात राजकुमार भाटी की। कुछ दिन पहले हमने इनका एक वीडियो, इनका एक कार्यक्रम में जो इन्होंने कहा था जातिवाद को लेकर, वो हमने आपको वीडियो बताया था। और उसी वीडियो में के बाद राजकुमार भाटी को घेर लिया गया है, और क्यों घेरा जा रहा है आज हम ये समझेंगे। जी हाँ, टीवी डिबेट में बीजेपी आरएसएस को आईना दिखाने की सज़ा मिल रही है। गुर्जर, अहीर, कंजर, बस कुछ सेकंड के लिए एक क्लिप और सोशल मीडिया पर ऐसा तूफान खड़ा कर दिया गया मानो समाज को तोड़ने की सबसे बड़ी साजिश हो गई है। ब्राह्मण भला न वैश्या इनमें भला न कोई, और कोई कोई वैश्या तो भली ब्राह्मण भला न कोई। ब्राह्मण भला न वैश्या इनमें भला न कोई, और कोई कोई वैश्या तो भली ब्राह्मण भला न कोई। लेकिन सवाल है, क्या सच में राजकुमार भाटी ने किसी जाति का अपमान किया, या फिर एक लंबे भाषण को काटकर सिर्फ वही हिस्सा वायरल किया गया जिससे उन्हें खलनायक बनाया जा सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता राजकुमार भाटी के उस बयान की पूरी सच्चाई, जिस पर टीवी डिबेट से लेकर सोशल मीडिया तक बवाल मचा हुआ है। आखिर क्यों माफ़ी मांगने के बाद भी ट्रोलिंग बंद नहीं हो रही है? क्यों कुछ एंकर और आईटी सेल भाटी को लगातार निशाने पर लिए हुए हैं? क्या वजह सिर्फ एक बयान है, या असली परेशानी ये है कि राजकुमार भाटी टीवी डिबेट में बीजेपी, आरएसएस और गोदी मीडिया को तथ्यों से घेरते हैं? यहाँ पर मैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अभी कुछ वक्त पहले प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल की किताब मजबूती का नाम महात्मा गांधी का विमोचन हुआ था। उस विमोचन में प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल और अशोक वाजपेयी की बातचीत हो रही थी, और उस बातचीत के बाद एक ओपन सेशन था जिसमें सवाल पूछा जा सकता है। उस इवेंट में द स्वतंत्र की टीम थी, मैं वहां पर खुद मौजूद था। इतनी भीड़ में जिसने उनको, मतलब कि राजकुमार भाटी को इनवाइट किया था, पुरुषोत्तम अग्रवाल, जिनकी किताब का लॉन्च हो रहा था, वहां पर ये राजकुमार भाटी खड़े होते हैं और सीधा सवाल दागते हैं कि सब कुछ सही है, किताब बहुत अच्छी है, लेकिन आपको महात्मा गांधी की तुलना सावरकर से नहीं करनी चाहिए थी। मैं तो एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। आप यही आ जाइए ना फिर। नहीं, मैं यही से माइक दे दीजिए उनको। पुरुषोत्तम सर आलोचक है। मेरे मन में एक आलोचना उभर रही है, बस कह के क्षमा पूर्वक कह के बात समाप्त कर दूंगा कि आपको गांधी जी की तुलना सावरकर से नहीं करनी चाहिए। तुलना देखिए, भाटी जी तुलना नहीं की है। मैंने सवाल पूछा है, गांधी या सावरकर। वो अपना बताते हैं पुरुषोत्तम जी ऐसा नहीं किया, लेकिन राजकुमार भाटी ने सवाल सीधे दागा, यानी कि जिसने उनको इनवाइट किया था उस गेस्ट से भी उन्होंने वो नहीं किया कि कोई शर्म लिहाज में कि सह जाए कि चलो इसकी किताब में मैं आया हूँ तो सच ना बोलूँ, लेकिन वहाँ पर भी वो खड़े हुए और तर्कों के साथ अपनी बात कही। तो ये हैं राजकुमार भाटी, इसलिए आज हम उनके बारे में बता रहे हैं किस तरह से उनको ट्रोल किया जा रहा है, क्यों सब टीवी डिबेट्स के एंकर और बड़े बड़े नेता उनसे अलग हो गए हैं, और सोशल मीडिया ने भी उनसे दूरी बना ली है, क्योंकि सोशल मीडिया में भी जो टॉप में ट्रेंड करते हैं वो भी एक ऊंची जाति से भी आते हैं। ये एक हकीकत है। आइए बताते हैं कि क्या बयान था, उसके बाद क्या हुआ। दिल्ली के जवाहर भवन में जाति और सांप्रदायिकता की विषाणु नाम की किताब का लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम में योगेंद्र यादव, आशुतोष, प्रोफेसर रतनलाल, शीबा असलम फहमी जैसे कई वक्ता मौजूद थे। विषय था समाज में फैली जातीय घृणा और उन गालियों, कहावतों और मुहावरों पर चर्चा जो सदियों से अलग अलग जातियों के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं। राजकुमार भाटी ने अपने भाषण में कहा, समाज में ऐसी अपमानजनक लोकोक्तियां दोनों तरफ मौजूद हैं जो अलग अलग जातियों को नीचा दिखाती हैं। इसी दौरान उन्होंने एक पुराना दोहा उदाहरण के तौर पर पेश किया, जिसमें वो खुद गलत बता रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि ऐसी भाषा ठीक नहीं है और समाज से खत्म होनी चाहिए। मानसिकता से इस तरह के मुहावरे बनते हैं, और ये मुहावरे, यद्यपि मैं ये बात मानता हूं कि दोनों तरफ से हैं। जवाब में भी बनाए थे, जब ज्यादा परेशान कर लिए तो जवाब में बनाए। मैं अपना संस्मरण बताता हूं।
मैं 1987 में बीए करने के तुरंत बाद एक अखबार में मैं रिपोर्टर हो गया था गाजियाबाद में नौकरी करने में। तो एक पत्रकार महोदय मुझे बार बार ये मुहावरा वो सुनाते थे दोहा कि गूजर रही कंजर कुत्ता बिल्ली बंदर, ये छह ना होते तो खुले के वारस होते। अब सुन के अपमान तो बहुत लगे, लेकिन सुन ले। फिर मुझे एक किसी सज्जन ने कहा, मैंने उससे कहा यार वो ऐसे सुनाता है बार बार मुझे। उन्होंने कहा ये दुआ सुनाती करो उसे। यद्यपि मैंने वो दुआ कहीं सुनाया नहीं, और आज बोल देता हूँ माफी के साथ। मुझे खुद अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने कहीं सुनाया नहीं, लेकिन आज बोल देता हूँ क्योंकि इसी विषय पर कार्यक्रम है। उन्होंने कहा ये सुना दिया करो कि ब्राह्मण भला न वैश्य इनमें भला न कोई, और कोई कोई वैश्या तो भली ब्राह्मण भला यार ये तो ज्यादा खराब हो जाएगा। ब्राह्मण भी कुछ तो अच्छे होते भले होते, सुनाया नहीं, ऐसा नहीं है। पोस्टर लगवा दीजिए बाकी चीज का। और दूसरा संस्मरण में डॉक्टर साहब बताऊं अपना कि 2000 में मेरी एक किताब आई। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ब्राह्मण समाज में भी बहुत भले लोग होते हैं और किसी भी जाति के लिए अपमानजनक शब्द स्वीकार नहीं होना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पर क्या हुआ, पूरा भाषण गायब, पूरा संदर्भ गायब, सिर्फ कुछ सेकंड की क्लिप वायरल और फिर शुरू हुआ भाटी माफ़ी मांगो, भाटी को टीवी से हटाओ, भाटी हिंदू विरोधी है जैसे अभियान। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई व्यक्ति जातिवादी गालियों और नफरत को ख़त्म करने की बात कर रहा है तो उसे सम्मान मिलना चाहिए या सज़ा। राजकुमार भाटी ने माफ़ी भी मांगी। उन्होंने कहा अगर किसी की भावना आहत हो तो वो खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमला जारी रहा। नमस्कार साथियों, मेरे 12 मिनट के एक भाषण से 7 सेकंड की क्लिप काटकर मेरे खिलाफ एक दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मैंने ब्राह्मणों के बारे में अपशब्द बोले हैं। सबसे पहले तो मैं बिना शर्त, बिना इफ एंड बट के, बिना लाग लपेट के, अगर मेरे इन शब्दों से किसी ब्राह्मण भाई को बुरा लगा है, उनके दिल को आघात पहुंचा है, उनका दिल दुखा है, तो मैं बिना शर्त माफ़ी मांगता हूं। मैं उनसे कृतज्ञ होकर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं कि मेरा ऐसा कोई इरादा था नहीं और कभी होता नहीं है। मैं समाजवाद की विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। जो सच्चा समाजवादी होगा वो कभी किसी जाति या धर्म को अपमानित नहीं करेगा, किसी जाति धर्म के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोलेगा। लेकिन मेरा दुर्भाग्य इन दिनों के कुछ लोग जो ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के लोग होते हैं और कुछ भोले भाले लोग भी उनके बहकावे में आ जाते हैं, मेरे खिलाफ एक अभियान चलाते रहते हैं कि मैं ब्राह्मण विरोधी हूँ, सनातन विरोधी हूँ, हिंदू विरोधी हूँ, जबकि ये तीनों आरोप बिल्कुल एकदम गलत है। मैं ब्राह्मण जाति का बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ, ब्राह्मण भाइयों का सम्मान करता हूँ। ब्राह्मण समाज में एक से एक विद्वान, एक से एक राष्ट्रभक्त, एक से एक वीर योद्धा और बुद्धिजीवी पैदा हुए हैं, और मैं किसी भी समाज का, किसी जाति का, किसी धर्म का अपमान करने की कभी सपने में भी सोच नहीं सकता। है क्या कि दिल्ली में एक कार्यक्रम था जवाहर भवन में, एक हमारे मित्र हैं अली अनवर जी जो राज्यसभा सदस्य रहे हैं, जेडीयू के बड़े नेता रहे हैं, उनके बेटे ने और उनकी बहू ने, रफरफ अंसारी और जावेद अनवर ने एक किताब लिखी है जाति और सांप्रदायिकता के विषाणु, और ये किताब केंद्रित है भारतीय समाज में जातियों को लेकर क्या क्या मुहावरे, लोकोक्तियाँ और कहावतें बनी हुई हैं उनको लेकर केंद्रित है। तो इस किताब का विमोचन था जवाहर भवन में 5 तारीख को, 5 मई को, और उसमें मेरे साथ श्री योगेंद्र यादव जी और अपने ये थे प्रोफेसर रतनलाल जी और आशुतोष जी और शीबा असलम फहमी जी, ये कई लोग शामिल थे उस समय कार्यक्रम में। तो वहाँ जब मैं बोला तो मैंने ये बात कही, और मेरे पूरा अगर 12 मिनट की वीडियो सुनी जाएगी, मेरा वक्तव्य सुना जाएगा, तो मैंने उसमें कहा कि हमारे समाज में ये एक बुराई है कि हमने जातियों को लेकर तरह तरह के खराब मुहावरे बना रखे हैं, खराब कहावतें बना रखी हैं। और मैंने उसमें स्पष्ट तौर पे ये भी बोला कि ऐसा नहीं है कि दलित और पिछड़ों के खिलाफ ही ये मुहावरे बने हुए हैं, दूसरी तरफ के लोगों के खिलाफ भी बने हुए हैं। हमारे लोग भी उनके खिलाफ ऐसे ऐसे भद्दे वो बोलते हैं, तो ये गलत है। मैं उसका विश्लेषण कर रहा था, मैं उसका खंडन कर रहा था। और मैंने जब 2 उदाहरण दिए, तो पहले जो गूजर यादवों के खिलाफ एक वो कही जाती है, वो मैंने बोली कहावत कि गूजर अहीर कंजर
कुत्ता बिल्ली बंदर ये 6 ना होते तो खुले किवाड़ों से होते। मैंने कहा ऐसे हमें लोग ऐसे कह के ताना मारते थे, मजाक करते थे हमारे साथ, हमें बुरा लगता था। फिर मैंने एक सज्जन को कोट किया कि उन सज्जन ने ये ब्राह्मण संबंधी ये दोहा बोला जिसमें ब्राह्मण का और वैश्य का जिक्र आता, जिसे लेकर लोग नाराज हैं। और मैंने साथ के साथ ये कहा कि मैंने ये कभी जीवन में बोला नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ख़राब लगा। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम ये सुना दिया करो। मैंने कहा मुझे इतना ख़राब लगा कि मैंने कभी बोला नहीं, और ये गलत है बिल्कुल, जो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये पूरा मेरा वक्तव्य है, ये पूरा भाषण ये है। इन ऐसी गंदी मुहावरे, गंदे जो मुहावरे हैं, गंदी लोकोक्तियाँ हैं, गंदी कहावतें हैं, उनके खिलाफ हम बोल रहे थे, उनके समर्थन में नहीं बोल रहे थे। अब उसमें से लोग क्या कहते हैं, वो महाभारत में कि अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी को काट देते हैं, अश्वत्थामा मारा गया। तो मेरा पूरा वक्तव्य ना सुनवा गया, उसमें से एक क्लिप 7 सेकंड की क्लिप निकाल के जिसमें खाली वो दोहा है, और उसे ऐसे कह के पेश कर रहे हैं कि मैंने ये ब्राह्मणों के खिलाफ बोला है। और मैं स्वीकार करता हूँ कि बहुत ख़राब दोहा है, वो बहुत गंदा दोहा है, बहुत अपमानजनक है। तो मैंने उसको जिक्र किया। अगर इसमें भी मुझसे मेरी गलती थी कि मैंने जिक्र किया, तो भैया दोबारा माफ़ी चाहता हूँ। और ब्राह्मण समाज एक प्रबुद्ध समाज माना जाता है, शिक्षित और समझदार समाज माना जाता है। यार इतनी जल्दी बहकावे में मत आए करो। ब्राह्मण बंधुओं, ब्रह्म देवताओं, पूरी बात समझ लिया करो। पूरी वीडियो आप सुन लेंगे तो आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। और मेरे जैसा आदमी, ब्राह्मण तो बहुत शानदार और बहुत सम्मानित जाति है। किसी मतलब जो संख्या में कम हैं या कमज़ोर हैं या कुछ भी, किसी भी जाति के खिलाफ मैं नहीं हो सकता, सपने में भी नहीं सोच सकता। तो मैं पुनः माफ़ी चाहता हूँ। आप मेरी आधी अधूरी बात को सुन के, 7 सेकंड की क्लिप को सुन के मेरे बारे में राय ना बनाएं, और ज़रूरी समझें तो पूरी क्लिप सुने। और मैंने अपने फेसबुक पेज पे वो क्लिप भी डाल दी सुबह, और उसकी सफाई भी डाल दी है। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें। नमस्कार। कई लोगों का मानना है कि असल वजह बयान नहीं, बल्कि भाटी के वो तेवर हैं जो टीवी डिबेट में अक्सर बीजेपी प्रवक्ताओं और एंकरों को असहज कर देते हैं। राजकुमार भाटी उन नेताओं में गिने जाते हैं जो आंकड़ों और तथ्यों के साथ बहस करते हैं। वो अक्सर गोदी मीडिया पर सवाल उठाते हैं, एंकरों की पक्षधरता पर हमला बोलते हैं, और यही बात सत्ता समर्थकों को सबसे ज़्यादा चुभती है। यही कारण है अब सोशल मीडिया ट्रोलिंग के जरिए उन्हें विवादित चेहरा बनाकर टीवी डिबेट से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। आप जानते हैं 2027 में यूपी में चुनाव है, इसलिए हमें नहीं लगता कि इस मुद्दे को ठंडा किया जाएगा और भाटी जी की बात को सही से समझा जाएगा। ये चलता रहेगा, ऐसा आरोप उनके समर्थक लगा रहे हैं, लेकिन जनता भी अब सब देख रही है। लोग पूछ रहे हैं क्या पूरा वीडियो देखकर फैसला होगा या फिर काट छांट कर बनाई गई क्लिप की सच मानी जाएगी? क्या नफरत खत्म करने की बात करना अपराध है? क्या जातिवाद सोच के खिलाफ बोलना अब खतरा बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लोकतंत्र में अब वही होगा जो स्वीकार होंगे, जो सत्ता की हाँ में हाँ मिलाएं, या फिर वो भी जगह पाएंगे जो सवाल पूछते हैं? फैसला आपको करना है। अगर आपको लगता है कि पूरे वीडियो के आधार पर सच सामने आना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलते चलते वो वीडियो ज़रूर देखिए जिस वीडियो के बाद ये सारा विवाद खड़ा किया गया। तो अब सवाल है, क्या राजकुमार भाटी के साथ न्याय हो रहा है या फिर उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है? कारण क्या उनकी जाति ही है? द स्वतंत्र को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ सवाल भी होंगे और सच भी होगा। और वो वीडियो पूरा देखिए, समझिए कि किस तरह से बात को बनाया जाता है, फैलाया जाता है, और एक आदमी के लिए जो सत्ता से सवाल पूछ रहा है उसको कितनी मुश्किल में खड़ा कर दिया जाता है। आदरणीय श्री योगेंद्र यादव जी, आदरणीय प्रोफेसर रतनलाल जी, बहन शीबा असलम फहमी जी, हिलाल अहमद जी, पुस्तक के लेखक डॉक्टर रफरफ शकील अंसारी और भाई जावेद अनवर जी, और उनके संरक्षक मेरे मित्र बड़े भाई अली अनवर जी, जिन्होंने मुझे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर दिया। आप मुझे बधाई दे सकते हैं कि मैंने पीडीएफ में ये किताब पढ़ी है, बाकी ने तो पीडीएफ में पढ़ी नहीं। हाँ, पहले मिल गया, 15 दिन पहले मुझे दे दिया था।
मैं इसके प्रिंट निकलवाना चाह रहा था, जब मैंने देखा 400 450 पेज हैं तो मैंने कहा पैसे ज़्यादा खर्च हो जाएंगे, फिर मैंने PDF में पढ़ लिया। मैं दोनों लेखकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इनका जो परिश्रम है वो बहुत स्तुत्य है, बहुत मेहनत इन्होंने की है और एक शानदार पुस्तक तैयार की है। और आपने जो इस पुस्तक का जो शीर्षक दिया है, सांप्रदायिकता और जातिवाद के, जाति और सांप्रदायिकता के विषाणु, ये अपने आप में ही बहुत कुछ कहता है। और आपने उस जड़ पे, या कहें कि भारतीय समाज की उस नब्ज पे हाथ रखा है और उस बीमारी को पकड़ा है जो इस देश की सबसे भयंकर बीमारी है। सबसे भयंकर बीमारी है, लेकिन इस बीमारी के बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। हमारे क्षेत्र में एक गांव में कैंसर के बहुत ज़्यादा केस हो गए, तो गांव के लोगों ने एक मीटिंग की, कहा कि मीडिया को बुलाओ, राजनीतिक लोगों को बुलाओ, चर्चा करो और इसका कुछ इलाज हो। तो कुछ लोगों की राय ये बनी कि नहीं नहीं, इसकी चर्चा मत करो वरना गांव में रिश्ता होने बंद हो जाएंगे। लोगों को अगर ये पता चल गया कि इस गांव में कैंसर ज़्यादा हो रहा है तो बच्चों की शादी नहीं होगी। तो ये हालत हमारी है, ये बीमारी तो है, सब जानते हैं, लेकिन इसकी चर्चा करना नहीं चाहते, और चर्चा करते भी हैं तो उल्टी तरफ से करना चाहते हैं। तथाकथित बुद्धिजीवियों को, तथाकथित समाज के ठेकेदारों को, तथाकथित राष्ट्रवादियों को, तथाकथित सामंतवादियों को इसमें जातिवाद नज़र नहीं आता कि भारत की 40 यूनिवर्सिटीज़ में एक भी प्रोफेसर OBC समाज से नहीं है। उन्हें इसमें जातिवाद नज़र नहीं आता कि सेंट्रल सेक्रेटरीट में एक भी सचिव OBC नहीं है। उन्हें इसमें भी जातिवाद नज़र नहीं आता कि देश भर के हाई कोर्ट में जबकि 27% का आरक्षण है, मात्र 6% OBC जज हैं और मात्र 9 या 11% SC समाज के जज हैं। SC का आरक्षण लागू हुए 75 साल हो गए, अभी तक भी केंद्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों के, ये संसद के अंदर जवाब दिया गया केंद्र सरकार की ओर से कि अनुसूचित जातियों के लगभग 60% पद अभी भी खाली पड़े हैं। OBC के 70% के करीब पद खाली पड़े हैं क्लास 1 में, केंद्रीय सेवाओं में। इसमें उन्हें जातिवाद नजर नहीं आता। जब दलित, पिछड़े, वंचित समाज के लोग, शोषित समाज के लोग जाति जनगणना की बात करते हैं या अपने बच्चों को स्कूल कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दिलाने की बात करते हैं या उन्हें नौकरियों में प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, सत्ता में हिस्सेदारी की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, तो उन्हें जातिवाद नजर आता है। तो तय ये करना पड़ेगा कि जातिवाद है क्या? क्या जातियों का शोषण करना जातिवाद है या दबे कुचले लोगों का हक मांगना जातिवाद है? जो आपने हमारे डॉक्टर रफरफ शकील अंसारी और जावेद भाई ने जो अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग बोलियों के, अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग समाजों की कहावतें, मुहावरे, लोकोक्तियाँ एकत्र की हैं, एक पुस्तक में हमें पढ़ने का अवसर दिया है, वो तो महत्वपूर्ण है ही है। लेकिन इस पुस्तक के शुरू में जो आपने जो लेख लिखे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक खाली एक सामान्य पुस्तक न होकर ये एक शोध ग्रंथ है और ये विद्यार्थियों के लिए भी और समाज विज्ञान और राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए भी और कार्यकर्ताओं के लिए भी एक संदर्भ ग्रंथ का काम करेगा, एक समझ पैदा करने का काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आपने इसमें मनुष्य की यात्रा शुरुआत से लेकर मनुष्य किस तरह पैदा हुआ, कैसे आगे बढ़ा, आपने जो मनुष्य की प्रजातियां हैं उनका भी जिक्र किया है कि जो पहले होमो इरेक्टस, निएंडरथाल्स, और अब आपने इसमें ये भी लिखा है कि अब इस समय एक ही होमो सैपियन नाम की प्रजाति के ही मनुष्य पूरी दुनिया में हैं। हम सब एक ही प्रजाति के मनुष्य हैं, सत्य प्रजाति ही है। धर्म, जाति, वर्ग, ये सब कल्पनाएं हैं, ये काल्पनिक चीज़ें हैं। तो हम सत्य को भूलते जा रहे हैं, कल्पनाओं पे आपस में लड़ रहे हैं कि नाम भी जाति और वर्ण के आधार पर रखे जाते हैं। आप दोनों को पता होगा, आप दोनों मुझसे ज़्यादा विद्वान हैं, पढ़ा है आपने, लेकिन शायद ये जिक्र करना भूल गया आप
कि इसकी जड़ हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में ही है। ये मनुस्मृति से आती है इसकी जड़। मनुस्मृति में साफ साफ उल्लेख है कि ब्राह्मण का नाम बुद्धि सूचक शब्द से प्रारंभ होना चाहिए, जैसे कि ज्ञान प्रकाश शर्मा, इस तरह के नाम होने चाहिए, बुद्धि प्रकाश। क्षत्रिय का नाम बल सूचक शब्द से होना चाहिए, बलवान सिंह, संग्राम सिंह है? और वैश्य का नाम धन सूचक शब्द से होना चाहिए, लखपत राय, करोड़ीमल। और शूद्र का नाम निंदा सूचक शब्द से होना चाहिए। ये लिखा है? हाँ, ये मनुस्मृति में साफ साफ उल्लेख है। हमारे यहाँ नोएडा में, मैं नोएडा का ही मूल निवासी हूँ, एक बहुत बड़े चौधरी जिनके पास बहुत बड़े जमींदार, जिन्हें सैकड़ों करोड़ रुपए मुआवजा मिला और समाज में बड़ी इज्जत। नाम क्या था? कुड़िया। नाम उनका कुड़िया, थावर, इतवारी, शनिचर, गोबर। गोबर, अरे प्रेमचंद जी का उपन्यास नहीं पढ़ा आपने? उसमें पात्र का नाम ही गोबर है, और ये होते हैं सचमुच भी। तो ये जो एक मानसिकता है, एक मानसिकता बना, और जिन्हें धर्म ग्रंथ कहते हैं, जिन्हें धर्म ग्रंथ कहकर थोपते हैं। रामचरितमानस में लगभग 100 चौपाई ऐसी हैं जो मानवता को कलंकित करती हैं, अपमानित करती हैं, जो शूद्रों के खिलाफ भी हैं, स्त्रियों के खिलाफ भी हैं। तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, और जो विकलांगों के का भी मजाक उड़ाते हैं, विकलांगों पे भी कटाक्ष करते हैं। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, तिय विशेष पुनि चेर के भरत मात मुस्कान। कि ये काने, लंगड़े, लूले, कुबड़े, ये तो होते ही कुटिल और कुचाली हैं, ये तो नालायक ही होते हैं। और इनमें भी स्त्री, और ऊपर से फिर शूद्र, दासी, ढोल गवार, शूद्र पशुनारी, शकल ताड़ना के अधिकारी। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि शापत ताड़त पर उसके हंता, विप्र पूज्यस गावे संता, पूजिए विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। तो ये जो जड़ है ये बहुत गहरी है, इनसे मानसिकता बनती है, मानसिकता से इस तरह के मुहावरे बनते हैं। और ये मुहावरे, यद्यपि मैं ये बात मानता हूँ कि दोनों तरफ से हैं, जवाब में भी बनाए, फिर जब ज़्यादा परेशान कर लिए तो जवाब में भी बनाए। मैं अपना संस्मरण बताता हूँ। मैं 1987 में बीए करने के तुरंत बाद एक अखबार में मैं रिपोर्टर हो गया था, गाजियाबाद में नौकरी करने लगा। तो एक पत्रकार महोदय मुझे बार बार ये मुहावरा वो सुनाते थे, दोहा, के गूजर अहीर कंजर, कुत्ता बिल्ली बंदर, ये 6 ना होते तो खुले किवाड़ों से होते। अब सुन के अपमानजनक तो बहुत लगे, लेकिन सुन ले। फिर मुझे एक किसी सज्जन ने कहा, मैंने उससे कहा यार वो ऐसे सुनाता है बार बार मुझे, तो उन्होंने कहा ये दोहा सुना दे करो उसे। यद्यपि मैंने वो दोहा कहीं सुनाया नहीं, पर आज बोल देता हूँ माफ़ी के साथ। मुझे खुद अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने कहीं सुनाया नहीं, लेकिन आज बोल देता हूँ क्योंकि इसी विषय पर कार्यक्रम है। उन्होंने कहा ये सुना दिया करो कि ब्राह्मण भला न वैश्य, इनमें भला न कोई, और कोई कोई वैश्य तो भली, ब्राह्मण भला न कोई। मैंने कहा यार ये तो ज़्यादा खराब हो जाएगा, ब्राह्मण भी कुछ तो अच्छे होते हैं, भले होते हैं, ऐसा नहीं है कि। पोस्टर लगवा दीजिए बाटी जी इसका। और दूसरा संस्मरण में डॉक्टर साहब बताऊं अपना, कि 2000 में मेरी एक किताब आई, नोएडा में उसका विमोचन हुआ, बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ, कमलेश्वर जी ने विमोचन किया। और उसके बाद मैंने बहुत अच्छी चाय पानी की, जलपान की व्यवस्था की थी, बर्फ़ी भी थी और बिस्कुट भी थे, नमकीन भी था। तो जो नोएडा से मैंने लोग आमंत्रित किए थे सेक्टरों से, कार्ड मैंने काफ़ी बांटे थे, काफ़ी लोग आए, हॉल भर गया था पूरा। तो मेरी चाय पी रहे, मेरे बिस्कुट खा रहे, मेरी बर्फ़ी खा रहे, और मुझसे कह रहे अरे गुजर भी किताब लिखने लगे। अरे गुजर भी किताब लिखने लगे। तो ये जो मानसिकता है, हमें इस मानसिकता के खिलाफ माहौल बनाने की ज़रूरत है। और मैं नहीं चाहता कि जिन लोगों ने हमें अपमानित किया है हम लोग उन्हें अपमानित करें। मैं ईमानदारी से दिल से ये भी नहीं चाहता। हम उन्हें के लिए, लेकिन ये समझाने का प्रयास तो करें कि भैया अभी इस पे पीछे जब रामचरितमानस पे बहुत चर्चा चली, बहुत डिबेट चली, प्रोफेसर साहब भी बैठे होंगे 1-2 डिबेट में,
और योगेंद्र जी तो ठीक से बहुत बढ़िया तरीके से इन सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार करते रहते हैं। तो हमें ऐसा कह के उसमें उपेक्षित किया जाता था कि 2-4 चौपाई रट के आ जाते हैं, पढ़ते वढ़ते तो है नहीं। अब एक वो हमारे प्रोफेसर साहब के मित्र हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, उन्होंने यही डायलॉग चलते शो में बोला ऑन एयर कि 2-4 चौपाई पढ़ के आ जाते हैं। मैंने कहा सुनो त्रिपाठी जी, आप कहते हैं नाम के पीछे त्रिपाठी लग गए, लोग समझ लेते हैं पढ़ा लिखा होगा। हमें तो सिद्ध करना पड़ता है, इसलिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा रामचरितमानस में 7 कांड हैं, या तो हर कांड से 2-2 चौपाई केवल आप सुना दो, नहीं तो 10-10 चौपाई मैं सुनाता हूँ हर कांड से। तो फिर वो चुप हो गए। तो ये जो मानसिकता बनी हुई है कि बुद्धि और सम्मान और प्रतिष्ठा और ताकत और धन और सत्ता ये कुछ लोगों के ही लिए हैं और बाकी लोग तो बस सेवा करेंगे, ये मानसिकता खराब है। इस मानसिकता को तोड़ने की ज़रूरत है, इससे लड़ने की ज़रूरत है। और मैं शायद आपने ही कहा अभी कि इसको ज़्यादा उभारने की ज़रूरत है। अच्छा, आशुतोष जी ने कहा, मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ। जब दूसरी मैंने देखा कि जब सहारनपुर से एक वो शुरू हुई, ये जो अभी चंद्रशेखर ने पार्टी बनाई है, तो इनसे पहले भीम आर्मी उन्होंने शुरू करी। तो इन्होंने जगह जगह बोर्ड लगाए ग्रेट चमार, और अपनी गाड़ियों पे भी लिखा चमार। जब और लोग लिख सकते हैं ब्राह्मण, राजपूत, छोरा जाट का, छोरा गुर्जर का, तो चमार क्यों नहीं लिख सकता अपनी गाड़ी पे? गर्व क्यों नहीं कर सकता अपनी जाति पे? तो इसकी भी जरूरत है। और 10-10 मिनट की सीमा तय थी, 10 मिनट मेरे हो गए हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।